स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय का गठन, और आज हम उच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में, क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ, और उसके अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 226 में उसको ये अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करके जो है ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे पिछले उच्चतम न्यायालय में मैंने बताया था, उसी तरह से इसमें भी होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, वो 5 प्रकार के लेख वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। और इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अन्य मामलों की भी सुनवाई उच्च न्यायालय, अन्य मामलों की सुनवाई के लिए भी उच्च न्यायालय अपना वो रिट जारी कर सकता है। इस और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अपनी जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। अगर देखा जाए इसमें तो मौलिक अधिकारों की इसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है अधिक व्यापक उच्च न्यायालय का है, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है वह केवल मूल अधिकारों के संबंध में जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि मूल अधिकारों के अतिरिक्त वह अन्य मामलों की सुनवाई के लिए भी यह रिट जारी कर सकता है। और इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा राज्यसभा से के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से संबंधित सुनवाई भी उच्च न्यायालय में की जाती है। और जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उसका उच्च न्यायालय से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित चुनाव की सुनवाई आपके उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तात्पर्य यह है कि इसके उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है जो मामले डायरेक्ट यहाँ पे जिन मामलों की सुनवाई की जा सकती है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनके जो है इनमें जो मामले आएंगे वो सभी मामले इनके विरुद्ध सुनवाई कहाँ की जा सकती है, इनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजस्व न्यायालय, अधिकरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल न्यायालय और आपके दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय आते हैं। ये सभी आएंगे। आपके दीवानी मामलों में क्या आएगा? पारिवारिक और संपत्ति से संबंधित विवाद कोई होंगे तो वो सभी आपके दीवानी मैटर के अंतर्गत आते हैं, दीवानी न्यायालय के अंतर्गत। और फौजदारी न्यायालय जो होते हैं इनमें आपके क्रिमिनल मामले आते हैं, आपराधिक मामले जिनमें जैसे अपराध सिद्ध होता है कि जैसे हत्या है, लूट है या रेप है, इस तरह के जो अपराध किए जाते हैं उनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालयों में की जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय होते हैं। राजस्व न्यायालय आपके इसमें भूमि राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई की जा सकती है। तो ये सभी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत की इसका तात्पर्य है कि इनमें सुनवाई के बाद अगर कोई असंतुष्ट है इसके निर्णय से तो ये इसके विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है। आगे आपका आता है प्रशासनिक समीक्षा। प्रशासनिक समीक्षा से मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने तथा राज्य के अधीन न्यायालयों के न्यायाधीशों के अधीनस्थ अधिकार प्राप्त होते हैं, और इसके अंतर्गत वह किसी भी राज्य के किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली कार्यवाहियों को निश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय नियम बना सकता है। वह किसी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है।
वह अपने राज्य के जिला न्यायालय के तथा अन्य न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, अवनति, पदोन्नति तथा अवकाश आदि के संबंध में नियम बना सकता है। ये इसकी प्रशासनिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। अगला उसका है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय के द्वारा लिए गए निर्णय भी क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं और ये प्रकाशित होते हैं तथा इनको इसको जो है साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय इनके अकॉर्डिंग अपना निर्णय भी सुनाते हैं तथा न्यायालय की अवमानना करने वालों को न्यायालय दंड भी दे सकता है। अगला है जो है आपका उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार में कमी तथा प्रतिबंध वृद्धि, यानी कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि और कमी कौन कर सकता है? संसद को इस मामले में स्वतंत्रता दी गई है कि उच्च न्यायालय के अधिकार, क्षेत्राधिकार और उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि या कमी कर सकती है। अब आइए इसकी स्वतंत्रता के विषय में पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मतलब स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता होती है नियुक्ति के संबंध में है। देखिए नियुक्ति के संबंध में क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु वह उन्हें हटा नहीं सकता है। अगला है न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वह सुरक्षित होता है, अपने कार्यकाल में भी सुरक्षित होते हैं। वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। उन्हें किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जा सकता है। अगर उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। न्यायाधीशों को वेतन उनके कार्यकाल में वित्तीय आपात को छोड़कर, यानी कि जब वित्तीय आपात लगा हो ऐसे समय में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन अन्य किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन और कार्यकाल में कटौती नहीं की जा सकती है। उसे वेतन राज्य की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों जिनमें वह न्यायाधीश रह चुका है उनको छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय या पदाधिकारी के सामने वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के संगठन आदि में राज्य सरकारों का कोई भी हाथ नहीं होता, यानी कि उनका राज्य सरकारों का कोई भी हाथ नहीं होगा, उनका हाथ न के बराबर होगा। ये था आपका उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, सब पढ़ते रहिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियों का। और जैसा कि जो है आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय में बताया था और आज हम उच्च न्यायालय के गठन के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय हमारे जो है देश में राज्यों में पाए जाते हैं और वर्तमान में हमारे राज्य जो है देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण है दोहरी न्यायपालिका। लेकिन हमारे संविधान में क्या है कि जो है दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था ना करके जो है एकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए दोहरी न्यायपालिका का तात्पर्य यह होता है कि जो है वहाँ पे दोहरी शासन न्यायपालिका होगी, यानी कि एक तो केंद्र की न्यायालय होगा और दूसरा पृथक राज्यों का पृथक न्यायालय होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है कि न्याय व्यवस्था जो है पिरामिड की तरह कार्य करती है, यानी कि एकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। पिरामिड की तरह किस तरह से देखिए, जैसे कि सर्वोच्च स्थान पे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इसके जो है निर्णय वे अंतिम एवं मान्य होते हैं। तो ये सर्वोच्च संस्था है, न्याय के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? सर्वोच्च न्यायालय।
और इसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। नंबर 2 पे आपकी आती है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होते हैं? उच्च न्यायालय राज्यों की जो है सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था उच्च न्यायालय होती है। और उच्च न्याय वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। और उच्च न्यायालय के अधीन कौन होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, जो आपको डिस्ट्रिक्ट पे मिल जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत देखिएगा अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अधीन में कौन आते हैं? जो उच्च न्यायालय होते हैं ये सभी जो है अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सारी जो है ये न्याय व्यवस्था हमारे देश की कार्य करती है। तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। और संविधान के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कई राज्यों पे हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ उदाहरण के लिए देखें तो असम उच्च न्यायालय, असम का जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उस वहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि कई राज्यों पर उसका क्षेत्राधिकार पाया जाता है। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अब आते हैं गठन पे। तो यहाँ पे देखिए न्यायाधीशों की संख्या, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा न्यायाधीशों की संख्या। तो संविधान हमारा यह नहीं निश्चित करता है कि हमारे जो है उच्च न्यायालय में ये संविधान में हमारे ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह संसद पर छोड़ दिया गया है कि वह राज्य की क्षेत्र और जो है जनसंख्या के अनुसार वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करेगी। अगली हेडिंग आपकी होगी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। नोट डाउन करिएगा, अगली हेडिंग नोट डाउन करिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या है कि जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर तथा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 222 में राष्ट्रपति के अनुसार, अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में कर सकता है। यह अनुच्छेद 222 के अनुसार है। आगे आते हैं, अगली हेडिंग डालिएगा न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? नंबर 1 तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 आपका है कि वह 5 वर्षों तक जो है किसी न्याय के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा क्या है कि वह 10 वर्षों तक अधिवक्ता, राज्य के किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता से क्या तात्पर्य है कि अर्थात वह वकालत कर चुका हो। आगे अगली हेडिंग आप डालिएगा न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा पदोन्नति। देखो संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। और इनके लिए कोई कार्यकाल नहीं निश्चित किया गया है कि जो है ये 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेंगे। इनके लिए यही है कि जो है ये 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करेंगे, या वह अपनी इच्छा अनुसार इस पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। पदमुक्ति भी कैसे होती है? पदमुक्ति के लिए वो स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, और न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित तथा अलग अलग जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके तब इनको जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इनको न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। अभी तक जो है किसी भी न्यायाधीश के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। शपथ आते हैं। शपथ, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए न्यायाधीशों को शपथ राज्यों के राज्यपाल यानी कि या राज्यपाल के
द्वारा नियुक्त किया कोई व्यक्ति जो है इनको मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और ये जो है संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं। न्यायाधीशों की अगली हेडिंग डालिएगा, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते देखिए, वित्तीय काल को छोड़कर न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कभी कटौती नहीं की जा सकती है। वित्तीय काल से मतलब कि अगर वित्तीय आपात लागू है देश में तो ऐसे समय में इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, लेकिन अन्य किसी भी परिस्थिति में इनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। और संविधान अनेक बार संविधान संशोधन करके इनके वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई है। 1998 के संशोधन के द्वारा वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 1,25,000 वर्तमान में है। इसके अतिरिक्त इनको मुफ्त में सुविधाएं, हवाई यात्रा है और पेट्रोल है, कार है, अन्य सारी सुविधाएं भत्ते के रूप में दी जाती हैं। ये है आपका उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, और आप आगे आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जोश के साथ लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी होनी ही है, ये तो निश्चित ही है। पोस्टपोन हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि जो है परीक्षा आपकी नहीं होगी। तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, बड़ों को सम्मान दीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।